SAT aspirants, this is Vandana, your English guide and mentor, and in this video we are going to see how to read better. रीडिंग स्पीड स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए जिससे कि आप जल्दी पढ़ सको एंड ऑब्वियसली आप अच्छा स्कोर कर सको, ठीक है। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन कि रीडिंग स्पीड मतलब पैसेज को जल्दी पढ़ लेना। नहीं, पैसेज को जल्दी पढ़ के समझना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बेटा पढ़ तो सब लेंगे, ठीक है। अगर मैं 100 बच्चों को एक पैसेज दे दूं, सारे के सारे उसको 2 मिनट में पढ़ लेंगे, लेकिन उन 100 में से सिर्फ कुछ परसेंटेज ऐसे बच्चे होंगे जो उसको पढ़ के समझ पाए। आपको बेसिकली क्या समझना है उसको देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड इन अ कंट्रोल्ड मैनर एंड यू हैव टू अवॉइड अननेसेसरी रीडिंग। अननेसेसरी रीडिंग कैसे अवॉइड होगी, आई विल टेल यू दैट, ठीक है। रीडिंग के स्ट्रक्चर पे हमें ध्यान देना है, नॉट जस्ट द मीनिंग, ठीक है। अब जरूरत नहीं है कि हर डिफिकल्ट वर्ड पे आप रुको, आप डिक्शनरी खोलो, आप गूगल खोलो। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है कि ऑथर का मेन आइडिया क्या है, ऑथर का मेन ओपिनियन क्या है, शिफ्ट इन द टोन अगर कोई है तो उस पैसेज में, और कंक्लूजन क्या है। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं जब कोई ऐसे जॉनरे का पैसेज आ जाता है जिसमें उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है एंड बिल्कुल वो दे ऑलवेज ट्राई टू रन अवे फ्रॉम दैट। फॉर एग्जांपल लेट अस से फिलोसफिकल पैसेजेस, बच्चों को नहीं आते फिलोसफिकल पैसेज, और अगर फिलोसफिकल आ गया तो वहीं पे ना उनका वो सब खत्म हो जाता है, मोरल बिल्कुल डाउन चला जाता है। इवन इफ यू एनकाउंटर एनी टफ पैसेज, सी हमारे पास ना जैसे एग्जाम में चॉइस होते थे कि राइट एसे ऑन एनी ऑफ दीज, 4 ऑप्शंस दे दिए, इनमें से किसी एक पे एसे लिखो। ऐसा नहीं होता है ना बेटा, क्लास में 4 पैसेज आपको सॉल्व चारों करने हैं, तो क्या करोगे? उसमें से एक ऐसा है जिसमें आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बहुत टफ पैसेज है, लेकिन हो सकता है बाकी 3 इजी है। और अगर हमने ये गलती कर दी कि हमने स्टार्ट कर दिया टफ पैसेज से, तो वही हमारा मॉडल डाउन हो गया। तो यू हैव टू सिलेक्ट वाइजली। तो सबसे पहले अगर कोई ऐसा टफ पैसेज आ भी गया है तो हमें पैनिक नहीं करना है, सिर्फ शुरू की 4-5 लाइन पढ़ो और अपने आप से पूछो कि ऑथर बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है। सिलेक्ट वाइजली का मतलब होता है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी जो लेटेस्ट मॉक हुआ है, ठीक है, मॉक नंबर 25, उसमें 3-4 पैसेजेस थे, एक वो कार्टून वाला था, उसके अलावा 3 पैसेजेस थे। मैंने तीनों की फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे लिया है, ठीक है। Now the first passage, can you see the first sentence, the length of the first sentence, the second passage and the third passage. पहला सेंटेंस अगर मैं पूरा सेंटेंस ना भी पढ़ूं, इवन इफ आई ट्राई टू रीड द फर्स्ट 2 or 3 लाइन्स, इट इज नॉट मेकिंग दैट मच सेंस as compared to the second and the third passage. The second passage, if I read these these 2 lines, which is the first sentence, I can get to know that this passage is talking about socialism. Third जो passage है उसकी जो first line, it says the hotel emerged through the snow like a structure abandoned by the time itself. तो ये 3 पैसेजेस हैं जिनकी फर्स्ट लाइन से मुझे एटलीस्ट ये समझ आ जाएगा कि मैं कौन सा पैसेज पिक करूं जो मेरे लिए शायद इजी होगा, राइट। तो द थर्ड वन इज लुकिंग वेरी इजी, you can start with this one. And जब भी see, first of all you are selecting wisely the passage which you are supposed to pick the first, ठीक है। और ये जरूरी क्यों है, इससे आपका मोरल बूस्ट अप होगा। सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यूज द बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच का मतलब है, यूजुअली बच्चे क्या करते हैं कि पहले पूरा पैसेज पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे, फिर जो भी उसमें लाइन या वर्ड होगा फिर वापस पैसेज पे आएंगे, उसको ढूंढेंगे। एंड बिलीव मी, अभी कल जो एक इससे पहले जो पैसेज हुआ था, एक एक्सिबिडेंट वर्ड था विच वाज देयर इन द वेरी फर्स्ट लाइन इटसेल्फ, एंड वन स्टूडेंट केम टू मी कि मैम मुझे तो वर्ड मिला ही नहीं पैसेज में। बेटा जनरली दिस हैपेंस बिकॉज यू गाइज पैनिक। अगर पैनिक करोगे तो ये प्रॉब्लम आएगी ही, इसलिए वर्ड्स को पहले अंडरलाइन कर लो। जब पहली बार पैसेज को पढ़ रहे हो, मेक श्योर दैट वर्ड इज देयर इन फ्रंट ऑफ योर आईज, सो दैट जैसे वो वर्ड आता है योर माइंड इज सुपर एक्टिव कि हाँ इसके बारे में तो क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये वाली अप्रोच थोड़ा सा फॉलो करो, बॉटम अप अप्रोच। जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लो। वंस यू अंडरलाइन ऑल द कीवर्ड्स, थिंग्स बिकम इजी फॉर यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पैसेज में क्वेश्चन है सेम्बलेंस के बारे में, ठीक है। अब जब आप ये पूरा पैसेज पढ़ रहे हो, जैसे आपने वर्ड देखा सेम्बलेंस, योर माइंड बिकम्स एक्टिव, अरे इसके बारे में तो क्वेश्चन है, ये वाली अप्रोच लेकर आओ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट वाइजली। हमारे पास 4 पैसेज हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि यू हैव टू गो इन सीक्वेंस 1 2 3 4, यू कैन स्टार्ट विद द लास्ट पैसेज, ठीक है। जनरली क्या होता है ना, आई टेल यू, एंड दैट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग। सबसे अनफॉर्चुनेट चीज क्या होती है, बच्चे ने पहला पैसेज किया, बहुत टफ था, यहाँ पे मान लो 10 मिनट लग गए। सेकंड पैसेज किया, मॉडरेट था, यहाँ पे 5 मिनट और लग गए, ठीक है। थर्ड पैसेज किया, अगेन मॉडरेट था, 5 मिनट और लग गए, 20 मिनट खत्म हो गए। अब बच्चा पैनिक करने लग गया कि अब मुझे इंग्लिश सेक्शन छोड़ना पड़ेगा, आई हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन पे गया, जब तक पेपर खत्म हुआ, देन ही रियलाइज ओ मेरा इंग्लिश का लास्ट पैसेज छूट गया। घर जाके जब इंग्लिश का लास्ट पैसेज देखा तो ये रियलाइज करा, अरे दिस वाज सो इजी, काश मैं इसको अटेम्प्ट कर लेता। And this is the most unfortunate thing that can happen with a student. देखो इन एनी केस 120 में से 120 अटेम्प्ट सबके नहीं हो पाते। मान लो कि मेरे से अगर 5 छूट गए
तो मैं उन 5 को जो इजी थे मैं उनको ना छोड़ूं, जो मेरे से नहीं बन सकते थे मैं उन्हें चेक करके छोड़ूं। समझ लो what I'm trying to say? Don't leave something that could have been easily done by you. Leave something जो in any case नहीं होता। So that is the reason why I always insist कि at least अपना टाइम ऐसे डिवाइड करो कि 120 मिनट्स में आप सारे 120 क्वेश्चंस को विजिट कर सको। एटलीस्ट कोई ऐसी चीज आपसे ना छूटे जो इजी थी और घर जाके आपको लगेगा ओ मैम ये तो बहुत इजी था और ये नहीं हो पाया मेरे से। दैट शुडंट बी हैपनिंग। ओके, नेक्स्ट, जब भी हम कोई भी पैसेज पढ़ते हैं आपको 3 चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। नंबर 1, while reading you have to keep yourself asking what is the author saying. Second, ऑथर क्या कर रहा है, ऑथर सपोर्ट कर रहा है इस टॉपिक को, क्रिटिसाइज कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। थर्ड, why this paragraph is written. And this, believe me बच्चों, this really helps you to read and score better. क्योंकि आप अगर देखोगे तो क्लैट में 3 टाइप के क्वेश्चन जनरली आते हैं, मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया, टोन एंड प्राइमरी पर्पस। अगर आपको ये हैबिट बन गई ना करने की, what is the author saying, give answers your main idea, central idea. Is the author supporting, criticizing, explaining or comparing? This answers your tone के question. Why is the paragraph written? This answers your primary purpose. तो अगर हमने मेंटली ये सारी चीजें माइंड मैप में बनाना शुरू कर दी पढ़ते पढ़ते, तो हमारे जो बाकी के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो बहुत इजी, दैट विल बिकम अ पीस ऑफ केक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डू नॉट ट्रांसलेट एवरी लाइन। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, स्पेशली जो कहते हैं मैम मैं हिंदी मीडियम से हूं, मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती। वो क्या करते हैं, वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं। नहीं, हमें ट्रांसलेट नहीं करना है बेटा। एक चीज समझो, आपका पर्पस ना पूरा पैसेज को समझना, आई वोंट से कि पूरा पैसेज समझना शुड बी योर पर्पस। योर पर्पस इज जस्ट टू एक्सट्रैक्ट दी करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन एट दैट पर्टिकुलर टाइम, है ना। अगर हम पूरा पैसेज नहीं भी समझ पा रहे हैं तो भी हमारे अंदर अगर हमने ये हैबिट कल्टीवेट कर ली कि मुझे ये पता है कि इस टाइप का क्वेश्चन है तो मैं कैसे एलिमिनेट करूं, 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं कैसे, हाउ आई शुड रीच द करेक्ट आंसर, उतना अगर कर लिया ना, दैट इज इनफ। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लीज डू नॉट ट्रांसलेट, क्योंकि जब आप ट्रांसलेट करते हो ना तो ये फ्लो जो है वो टूट जाता है, जो आपका रीडिंग फ्लो है वो टूट जाता है। सो इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग, अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द सेंटेंस। रोल ऑफ द सेंटेंस का मतलब है आपको ये देखना है कि ये जो सेंटेंस है ये कोई एग्जाम्पल दे रहा है, ये कंट्रास्ट शो कर रहा है, या ये ऑथर का ओपिनियन शो कर रहा है। उससे आपकी जो रीडिंग है काफी इजी हो जाएगी। ठीक है, एज आई ऑलरेडी सेड, प्लीज मेक इट अ हैबिट दैट इन एवरी पैसेज यू आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द टॉपिक, ये पैसेज किस बारे में है, टोन, ऑथर का एटीट्यूड क्या है, एंड द पर्पस व्हाई द ऑथर हैज रिटन दिस, बिकॉज दैट क्लियर्स मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द साइन पोस्ट वर्ड। साइन पोस्ट, जब हम सड़क पे चलते हैं, कोई ट्रैफिक अगर रेड लाइट है हम रुक जाते हैं, है ना। अगर मैं देखती हूँ कि स्कूल अहेड बच्चों के ऐसे करके कुछ साइन है तो वहां पे हम थोड़ा सा कॉशियस रहता है, हम गाड़ी धीरे कर लेते हैं। तो साइन पोस्ट हमें कुछ वार्निंग देते हैं, राइट। सिमिलरली ये जितने वर्ड अभी आपको मेरे पीछे दिख रहे हैं, however, but, yet, although, therefore, because, for example, in contrast, ये सारे के सारे साइन पोस्ट हैं। अगर किसी भी पैसेज में आप इस तरह के वर्ड्स देखो, so they are giving you some directions, they are giving you some warning कि यहाँ पे पैसेज का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। एंड बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर इसी के आसपास छुपे होंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ, जैसे कि ये वाला छोटा सा 2 लाइन इनको पढ़ो। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस सेवरल वेलफेयर स्कीम्स टू इंप्रूव एक्सेस टू एजुकेशन इन रूरल एरियाज, हाउएवर द एब्सेंस ऑफ ट्रेन्ड टीचर्स एंड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यू टू प्रिवेंट मीनिंगफुल लर्निंग। ये जो वर्ड है हाउएवर, हाउएवर से हमें कंट्रास्ट पता चलता है कि अब इसका पॉसिबल क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट इज द ऑथर मोस्ट लाइकली सजेस्टिंग। तो ऑथर क्या सजेस्ट कर रहा है, ऑथर ये सजेस्ट कर रहा है कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स ताकि बच्चों को एक्सेस टू एजुकेशन इंप्रूव हो सके, लेकिन कंट्रास्ट क्या है, उसके बावजूद द एब्सेंस ऑफ ट्रेन्ड टीचर एंड प्रपोज इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यू टू प्रिवेंट मीनिंगफुल लर्निंग। तो जो हमारा आंसर है वो हाउएवर के बाद निकल के आ रहा है, दैट वेलफेयर स्कीम्स मे फेल इफ इम्प्लीमेंटेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिमेन वीक। सो ये जो है ना हाउएवर, ये जो है यहाँ पे बट, ये थर्ड वाले में जो है आपका येट, हमारे मोस्टली आंसर्स इनके आसपास छुपे होते हैं। सो प्लीज मेक अ पॉइंट दैट प्लीज अंडरलाइन ऑल दीज वर्ड्स, एंड जब भी आप ये वर्ड देखो तो उनको थोड़ा सा ध्यान से फोकस करना, उसके ऊपर और उसके नीचे क्या ऑथर बोलना चाह रहा है उस पर थोड़ा सा फोकस करना। थिंग्स विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, चलिए कोशिश करो कि हम एक एक वर्ड ना पढ़ें, इससे हमारी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। हम फ्रेजेस में पढ़े, द ऑथर आर्ग्यूज दैट टेक्नोलॉजी हैज, हमें ऐसे नहीं पढ़ना। द ऑथर आर्ग्यूज दैट टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड द वे पीपल थिंक।
थोड़ा जल्दी पढ़ने का मतलब क्या है? जल्दी पढ़ने का मतलब है अभी हम क्लास 1 या 2 या 3 में नहीं है ना, जो हम एक एक वर्ड पढ़ रहे हैं, हमें चंक्स में पढ़ना है. स्टार्ट रीडिंग इन चंक्स. दिस डेफिनेटली इंप्रूव्स योर स्पीड एज वेल एज कॉम्प्रिहेंशन. ओके, नेक्स्ट, एक्सट्रीम ऑप्शंस बहुत जरूरी हैं. ऑलवेज, नेवर, कंप्लीटली, ओनली, एंटायरली, इम्पॉसिबल, ये जनरली गलत होते हैं until and unless they are explicitly stated in the passage. ऑलवेज का मतलब हमेशा, नेवर का मतलब कभी भी नहीं. तो सिंपली से ये चीज हमेशा ध्यान रखना. आपको ये देखना है अगर ऑलवेज मेंशन है ऑप्शन में, अगर नेवर मेंशन है, अगर कंप्लीटली मेंशन है, यू जस्ट हैव टू आस्क योरसेल्फ, इज द पैसेज स्टेटिंग दिस? यूजुअली क्या होता है वो अब मैं दिखाती हूं. इफ द पैसेज सेज सम मतलब होता है कुछ, लेकिन ऑप्शन में है ऑल, तो ये गलत हो गया. ओके, अगर पैसेज में बोला दैट सम लेडीज आर हार्ड वर्किंग और ऑप्शन ने बोल दिया दैट ऑल लेडीज आर हार्ड वर्किंग, ये गलत हो गया. अगर पैसेज में बोला मे यानी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ऑप्शन में बोल दिया मस्ट, मस्ट शोज नेसेसिटी, आपका आंसर गलत हो गया. इफ द पैसेज सेज कैन अफेक्ट, अगेन इट इज शोइंग प्रोबेबिलिटी, बट ऑप्शन में है विल ऑलवेज अफेक्ट, विल ऑलवेज डिस्ट्रॉय, यहाँ पे आपकी नेसेसिटी हो गई. सो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स की हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है पैसेजेस को समझने के लिए. तो एक्सट्रीम ऑप्शन जहां पे भी होते हैं उनको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है. हाउ दे कंप्लीटली चेंज द मीनिंग ऑफ द पैसेज. सम की जगह अगर ऑल हो गया, ठीक है, पैसेज में नेवर नहीं है लेकिन ऑप्शन में नेवर आ गया, पैसेज में कंप्लीटली नहीं है, पैसेज में सम है बट ऑप्शन में कंप्लीटली आ गया, ये सारी चीजें आपको रेड फ्लैग्स देंगी. ऑलराइट, ओके, री रीडिंग हमें बार बार नहीं करनी है. अगर आपको एक लाइन में डाउट आ रहा है, वापस जाने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो. जनरली ऐसा है कि अगर एक लाइन में नहीं समझ आ रहा, आगे बढ़ो. हमें देखो, हमें एक स्ट्रक्चर समझना है पैसेज का. हमें लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पैसेज समझने की जरूरत नहीं है, हमें पैसेज का स्ट्रक्चर समझना है. हमें सिर्फ ये समझना है कि ऑथर ये क्यों लिखना चाह रहा है, ऑथर किसके बारे में लिखना चाह रहा है, ऑथर बोलना क्या चाह रहा है. बस हमें अगर एक आध लाइन उसमें मिस हो भी जाए ना, दैट विल नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस. तो इस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करना है. कोई लाइन समझ नहीं आ रही है, छोड़ो, आगे पढ़ो, आप ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ लो, दैट इज इनफ. ओके, एंड अगर वापस जाने की जरूरत पड़ी तो तब जाना जब क्वेश्चन में पूछा जाए, अदरवाइज वापस जाने की जरूरत नहीं है. ऑलराइट, अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड आई हैव सीन दिस विद मेनी स्टूडेंट्स. मैम क्वेश्चन गलत इसलिए हो गया बिकॉज क्वेश्चन में लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्यूट द पैसेज एक्सेप्ट. मैम एक्सेप्ट नहीं पढ़ा था, रिफ्यूट का मतलब नहीं पता. ठीक है, अभी ऑप्शन से रिफ्यूट का मतलब नहीं पता, क्वेश्चन गलत हो गया. एक्सेप्ट नहीं पढ़ा, क्वेश्चन गलत हो गया. तो बेटा ये अगर कोई भी ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे कि नॉट, बैक, एक्सेप्ट, बेस्ट, मेनली, इंप्लाइज, वीकेंड, मोर स्ट्रांगली, तो ये सबको आपको ध्यान रखना है. बिकॉज मैक्सिमम टाइम्स अगर आपने पैसेज तो पढ़ लिया बट आपने अगर क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, पैसेज आपको समझ आ गया लेकिन क्वेश्चन में आपने छोटा सा मिसरीड कर दिया, आपने लास्ट का एक्सेप्ट नहीं पढ़ा, आपने बट नहीं पढ़ा, यू विल एंड अप लूजिंग योर मार्क्स. ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो. ओके, वोकैबुलरी में बच्चे बहुत पैनिक कर जाते हैं कि मैम कोई ऐसा वर्ड आ गया हमने कभी नहीं सुना था. कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं. पैसेज देखो, एक चीज समझो, क्लास में स्टैंड अलोन वोकैबुलरी नहीं पूछी जाती है. ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू आपसे कोई वर्ड नहीं पूछा जाएगा. अगर कोई वर्ड आपसे पूछा जा रहा है, आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि पैसेज में उसको यूज किया गया होगा. अगर उस वर्ड को कभी नहीं भी सुना, उसके एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे देखो, हैंडल द वोकैबुलरी थ्रू कंटेक्स्ट, इट इज इजी. ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट. अगर कहीं पे भी डिफिकल्ट वर्ड आ रहा है, आप ये देखो कि वो कंप्लीट सेंटेंस है, वो नेगेटिव या पॉजिटिव, उससे आपको आइडिया हो जाएगा. अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव ऑप्शन एलिमिनेट कर दो. आप ये देखो वो जो वर्ड है वो क्रिटिसाइज कर रहा है या अप्रिशिएट कर रहा है, एक और आइडिया मिल जाएगा. आप ये देखो कि उसके पहले और बाद में कोई कंट्रास्ट है या नहीं है. ये सारी चीजें वंस यू स्टार्ट डूइंग ना, कि हमें समझ आने लगता है कि वोकैबुलरी किस कंटेक्स्ट में यूज करी गई है. तो यहाँ पे हमें डिक्शनरी मीनिंग पे फोकस नहीं करना, वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन द कंटेक्चुअल मीनिंग. ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू डेली प्रैक्टिस एंड द फॉर्मूला इज सिंपल. रीड वन एडिटोरियल, वन पैसेज डेली, एंड सिर्फ हमें पढ़ के छोड़ना नहीं है. मैं हमेशा बोलती हूँ प्लीज राइट द समरी एंड दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स. ठीक है, आइडेंटिफाई टोन, मेन आइडिया, ये आपको करना ही है. एक आरसी करना है और उसका एनालिसिस करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो प्रैक्टिस विद टाइमर एंड बट नेवर एनालिसिस विदाउट टाइमर, बट एनालिसिस विदाउट टाइमर. ठीक है, प्रैक्टिस तो आपको टाइमर लगा के करनी है, लेकिन जब एनालिसिस करोगे तब टाइम का हमें ध्यान नहीं रखना है. एनालिसिस आपको टाइम लगा के करना है. ठीक है, क्योंकि जब हम टाइमर लगा के प्रैक्टिस करते हैं उससे हमारा माइंड
प्रेशर को झेलने के लिए रेडी होता है, और जब हम एनालिसिस करते हैं तो उससे हमें ये समझ आता है कि हमने कहाँ गलती करी और हम आगे एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाएं. So now let me wind up this video, and you must understand, let me wind up with this small quote, that the smartest class reader is not the fastest one, in fact it is the most controlled one. जरूरी नहीं है कि हमारी रीडिंग बहुत फास्ट हो, लेकिन हमारी रीडिंग कंट्रोल्ड हो. You will be excelling, that's for sure. ठीक है, तो I hope this video was useful and I sign off for the day and I'll see you in some other video. ठीक है, चलो तब तक bye bye, good luck and all the best. Happy reading.